तो जनाब फाइनली वॉल्यूम 7 की सीरीज, जिसमें आपके लेटेस्ट सवाल और उसके रिलेवेंट जवाब, लेटेस्ट कमेंट और रिप्लाई की सीरीज, ये खास अपडेशन आरपीएस 06 2022 यमुना अथॉरिटी की स्कीम और साथ में लखनऊ की स्कीम जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है, इन दोनों के कमेंट्स मिलते जुलते जो आए हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करने जा रहा हूं। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं आभारी हूं। आप मेरे चैनल लगातार सुनते हैं और रेगुलर लाइक और कमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली बार आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी आगे बढ़ाते हैं। तो जनाब लेटेस्ट कमेंट का अपडेट शुरू करने से पहले मैं आपको फाइनली बताना चाहूंगा दोबारा कि इसकी जो ड्रॉ की फाइनल डेट यमुना अथॉरिटी की तरफ से 16 दिसंबर 2022 प्रस्तावित करी गई है। अब हम बात करते हैं कमेंट्स का। सबसे पहला कमेंट जो राजेंद्र सिंह जी का आया था। राजेंद्र सिंह जी ने सवाल पूछा, ये इन्होंने लखनऊ की जो स्कीम बसंत कुंज योजना निकली हुई है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जो 275 फ्री होल्ड प्लॉट्स निकले हैं, उसमें उन्होंने सवाल पूछा कि एससी सर्टिफिकेट यूपी का ही होना चाहिए या फिर किसी का भी चलेगा। जनाब एज पर ब्राउशर अगर आप देखेंगे क्लॉज नंबर 7, उसमें जो रिजर्वेशन का लिखा है उसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि एससी और एसटी ऑफ यूपी ही होना चाहिए, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन क्लॉज में नहीं डाली हुई तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल, प्लॉट लोकेशन के बारे में बताएं। प्लॉट लोकेशन इसकी लखनऊ बसंत कुंज योजना के लिए अलग से एक वीडियो आपको अपडेट करते हैं। और अगला इनका एक और कमेंट इंडियन मास मैन का, इन्होंने बोला ये सेल अथॉरिटी वाले यमुना अथॉरिटी के बारे में जो डेट एक्सटेंड हुई है और फॉर्म्स जो इतने भरे गए, जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें इन्होंने बोला कि 400 प्लॉट ही हमेशा निकालते हैं और डेट भी एक्सटेंड करके फॉर्म भरवा देते हैं। 2000 प्लॉट तो निकालो कम से कम, तभी स्कीम लेनी चाहिए। जनाब एक बात बता दे, कहना आसान होता है लेकिन जब भी डेवलपमेंट की बात होती है तो हमेशा उसमें टाइम लगता है और हर एक जगह पे जहाँ पे जो इतनी डिमांड में अब वो जगह आ रही है तो वहां पे अब ऑक्यूपाई करना और इतनी जल्दी और इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितनी भी जगहें हैं वो रिलेवेंट विलेजेस के अंडर आती हैं और हर जगह एक वेल डिफाइंड प्लानिंग के साथ अब बनाई जा रही है। हर जगह अगर रेजिडेंशियल प्लॉट्स डाल दिए जाएंगे तो जरूर वो कुछ आने वाले वक्त में खिचड़ी सा बन जाएगा। अगला सवाल मयूर गुप्ता जी का, वो बोलते हैं सैलरी स्लिप एज सर्टिफिकेट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम हम अपलोड कर सकते हैं जो लखनऊ की स्कीम में दिया गया है। तो जनाब आपको ये बता दें कि अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इनकम की, तो एज पर रूलिंग जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो जनरली एक कंसर्न अथॉरिटी, कहने का मतलब कोई विलेज तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई कलेक्टर या कोई रेवेन्यू सर्कल ऑफिसर या हम कहे एसडीएम लेवल का डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की तरफ से एक फाइनली इनकम सर्टिफिकेट इशू करने का वैल्यू रखता है। लेकिन अगर हम बात बताएं इस ब्राउशर की, तो जनाब इसमें यह भी लिखा है ब्राउशर में कि आप जो है सेल्फ अटेस्टेड सोर्स ऑफ इनकम भी जो है अपना सैलरी स्लिप जैसा आप बोल रहे हैं वो भी सेल्फ अटेस्ट करके बिल्कुल आप उसको भी लगा के दे सकते हैं। लेकिन जो मान्यता इनकम सर्टिफिकेट की होती है वो मैंने आपको बता दी है। अगला सवाल उमा शंकर जी का है। उन्होंने कहा है कि आईसीआईसीआई बैंक की तरह 10% का जो फाइनेंस आरपीएस 06 यमुना अथॉरिटी की स्कीम चल रही है, कोई और बैंक भी फाइनेंस कर रहा है, प्लीज कंफर्म। जनाब देखिए अभी फिलहाल के लिए जो मेनली आईसीआईसीआई बैंक ही एक ऐसा बैंक यमुना अथॉरिटी के लिए एक्सक्लूसिवली इसी स्कीम के लिए, चाहे हम कहें ड्राफ्टिंग के लिए, चाहे हम कहें आगे फर्दर लोन डिस्बर्समेंट के लिए, जो भी सारा का सारा प्रक्रिया है वो आईसीआईसीआई बैंक ही कर रहा है और आप फिलहाल इसी बैंक से ही इसका फायदा उठा सकते हैं। अगला सवाल प्रमोद जी का है, जिन्होंने पूछा
कि प्लीज क्लैरिफाई करें। ये लखनऊ की स्कीम के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि जो ओबीसी कैटेगरी है विल आल्सो कम अंडर रिजर्व कैटेगरी और नॉट। तो इफ यस देन देयर एंड विल बी लाइक 5% लाइक SC/ST। तो जनाब कहने का ये मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कि ओबीसी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी में आती है या नहीं। जनाब जो इसमें ब्राउजर में भी आपने देखा होगा, जो भी रिजर्वेशन का कॉलम बनाया है उसमें अलग से SC/ST के बाद ओबीसी कैटेगरी ही रिजर्व कैटेगरी में इधर मेंशन है, रिजर्वेशन दी है जिसमें 27% की स्कीम में दी गई है। अब रही बात आपकी 5% की जो SC/ST को फायदा दिया जाता है, जो RPS 06 2022 में अलग से क्लियरिटी के साथ दिया है। लेकिन इसमें आपको बता दें कि कोई एज सच क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आप जब इस स्कीम में अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो अमाउंट है वो अपने आप बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्ट करेगा कि आपको 10% के हिसाब से इसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना है या 5% के हिसाब से रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना है। अगला सवाल अभिनव मिश्रा जी का है, जिन्होंने पूछा है कि इसकी मार्केट रेट्स बताइए लखनऊ वाले इसी बसंत कुंज स्कीम की। तो जनाब इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। अगला सवाल अभिनव मिश्रा जी का है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि जिसके पास यमुना एक्सप्रेसवे का अथॉरिटी का प्लॉट है वो इस लखनऊ वाली स्कीम में अप्लाई कर सकता है या नहीं। तो जनाब आप ब्राउजर लखनऊ का जो स्कीम का निकला है उसका आप क्लॉज नंबर 2 पढ़ लें, जिसमें साफ लिखा है कि किसी भी एप्लीकेंट के पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग या प्लॉट लखनऊ में नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और नॉट मोर देन 1 रेजिडेंशियल बिल्डिंग या प्लॉट, कहने का मतलब कोई भी एक से ज्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग या प्लॉट पूरी यूपी में जो कि अलॉटेड बाय लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी या यूपी हाउसिंग बोर्ड या कोई भी अन्य सरकारी डिपार्टमेंट से आपको पूरे यूपी में एक से ज्यादा आपके पास बिल्डिंग प्लॉट नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर आपके पास यमुना अथॉरिटी का एक प्लॉट भी है तो आप इस स्कीम में कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि नॉट मोर देन 1 की कंडीशन इन्होंने लिखी हुई है। अब बात करते हैं अगला सवाल जतन कुमार जी का। उन्होंने बोला हम इस चैनल में नए हैं और मैं ये पूछना चाहता हूं कि आफ्टर अलॉटमेंट इसमें कुछ प्रीमियम मिलेगा, क्या हम अलॉटमेंट के बाद सेल कर सकते हैं या नहीं। जनाब आप क्लॉज नंबर 14 ब्राउजर का लखनऊ की स्कीम का पढ़ लें, उसमें साफ लिखा है कि जो आपको इसका अलॉटमेंट जिस दिन आपको मिलती है उसके बाद लगभग 36 महीने, जी हाँ कहने का मतलब 3 साल अथॉरिटी आपसे लेगी और लगभग उसके बाद ही आपको इसकी एग्जीक्यूशन रजिस्ट्री आपको होगी और फाइनली उसके बाद ही आपको पोजेशन इसका दिया जाएगा। तो कहने का मतलब पोजेशन के बाद ही जो फाइनली पैसा निकल के आता है, मैच्योरिटी एप्रिसिएशन के साथ निकल के आता है, उसके बाद ही सेल करने का मजा भी उसी के बाद बेहतरीन होता है। रही बात आपकी अलॉटमेंट के बाद जो आपने कहा, तो जनाब अलॉटमेंट के बाद ना तो रजिस्ट्री हो रखी है, अगर आप उसको करेंगे तो उसे पावर ऑफ अटॉर्नी पे करेंगे, तो जो पैसा आपको एप्रिसिएशन जो आपको रजिस्ट्री के बाद पोजीशन के बाद मिलने का फायदा रहेगा वो इस समय पे बिल्कुल नहीं रहेगा। अगला सवाल प्रमोद जी का है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ईडा की स्कीम में अप्लाई किया है जो कि लगभग दिसंबर के आसपास पे इसका फाइनली ड्रॉ आ जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो लखनऊ वाली जो स्कीम है, अगर वो अगर वो लखनऊ वाली स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसमें कर पाएंगे या नहीं। तो जनाब आपको ये बता दें, आज की डेट में पहली बार आपके पास कोई प्लॉट नहीं है, आपने ईडा में भी अप्लाई किया है और साथ में लखनऊ वाली स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो जिस तारीख पे आप अप्लाई करते हैं उस समय पे आपके एट प्रेजेंट की बात होती है, उस समय पे आपके पास कोई भी अलॉटमेंट नहीं है, तो इसमें आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप दोनों में चाहे अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल नेहा जी का है, वो कह रही हैं वेबसाइट डाउन है और मैंने 590 की पेमेंट कर दी और ट्रांजैक्शन भी पे स्टेटस दिखा रहा है, लेकिन अब जो मैं अप्लाई उसका कैसे करूं।
तो आपको ये बता दें, ये तो प्रॉब्लम थोड़ा सा चल रही है क्योंकि हाई ट्रैफिक कंजेशन की वजह से है, लेकिन अभी फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। आप अब ट्राई करें, आपका उसमें अप्लाई आप कर सकेंगे। अगला सवाल साजिद अली जी का है। उन्होंने बोला कि इसमें लखनऊ वाली स्कीम में लोन पास हो जाएगा या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। तो साजिद जी एक बात बता दें, जितने भी फ्री होल्ड प्लॉट्स अथॉरिटी की तरफ से आते हैं उसमें ऑन एन एवरेज हमेशा बैंक की लोन की हमेशा व्यवस्था रहती है, और जो भी इसका अपडेशन आएगा मैं आपको बहुत जल्द इसका नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अभिनव मिश्रा जी पूछ रहे हैं इसका मार्केट रेट भी बताएं। इसकी भी मैं आपको बता चुका हूं, इसके लिए अलग से वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे। गौरव जी पूछ रहे हैं someone who have plot in ईडा can apply or not। मैंने आपको बता दिया है, जो क्लॉज नंबर आपको मैंने इस ब्राउजर का क्लॉज नंबर 2 बताया था, जिसमें साफ लिखा है, मैं दोबारा बोलता हूं, किसी का भी अगर एक प्लॉट है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए पूरे यूपी में, वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। अगला सवाल नरेश जी का है, जिसमें उन्होंने मार्केट सिनेरियो का आरपीएस 06 का इंपैक्ट पूछा। इसके लिए अलग से एक मार्केट सिनेरियो हम आपको अपलोड करके देंगे नई वीडियो में। अगला सवाल क्रिश तोमर का है, जिसमें उन्होंने बोला साइट इनकी नहीं चल रही है, मैं आज पूरे दिन लगा रहा, सिर्फ फॉर्म फी ही सबमिट हो पाई, आगे फॉर्म नहीं भरा। तो आप अब कोशिश करिए, आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर पाएंगे। अगला सवाल जोरावर जी का है, जिसमें उन्होंने बोला कि सर पता कैसे चलेगा कि मेरा फॉर्म फुल्ली सबमिट हो गया है। वो आप अपने उसी पोर्टल पे जाके, जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का जो पोर्टल दिया हुआ है आरपीएस 06 2022 स्कीम के लिए, आप उसमें डैशबोर्ड में जाए और फाइनली वहां पे जाके अपने रिसीप्ट और फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं। अगला सवाल सतीश जी का है, जो कि उन्होंने पूछा है आरपीएस 06 2022 के लिए कि ये क्या अनिवार्य नेसेसरी है पैन को अपलोड करना। उन्होंने सिर्फ आधार कार्ड अपलोड किया है, बोथ फॉर सेल्फ एंड जॉइंट एप्लीकेंट, और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तो जनाब आपको ये बता दें, मैंने आपको अपनी ऑनलाइन प्रोसीजर में भी बताया था, जब आप पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हैं तो जब डॉक्यूमेंट अपलोड का स्टेटस आता है तो उसमें साफ पूछा जाता है कि आपको कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑब्लिक आधार कार्ड पीडीएफ की फॉर्म में आपको, जो कि साइज लगभग 2 MB का है, वो आपको अपलोड करना है, और साथ में कोई भी रिलेवेंट अलग इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब, अगर आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट या और कोई अलग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप जो सबमिट करना चाहते हैं वो भी आप अलग से कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें प्रावधान भी दिया हुआ है तो हमेशा पैन कार्ड और आधार कार्ड, क्योंकि पैन कार्ड आपकी आइडेंटिटी बताता है और आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ बताता है। तो आप इसको अब आपने नहीं किया है तो जनाब आप इसके लिए अलग से चाहे आप मेल कर सकते हैं, जो मैंने आपको मेल आईडी अपनी पहली वीडियोस में दी हुई है। अगला सवाल कुंवर सिंह खुसरू जी का है। इन्होंने बोला कि आईसीआईसी बैंक फाइनेंसिंग की वजह से ज्यादा लोग इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं। अब कम से कम एंड डेट तक 50,000 लोग फाइनेंस करेंगे, शायद उससे भी ज्यादा। उन्होंने ये भी कहा कि इस हिसाब से 100 करोड़ तो आईसीआईसी बैंक इंटरेस्ट से कमा लेगा, और 8 से 9 करोड़ से 590 फॉर्म से अथॉरिटी कमा लेगी, और इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि अथॉरिटी प्लॉट 7 साल या 9 साल में हैंडओवर करेगी या नहीं, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आने वाला है जो कि कंफर्म है और सब अर्थव्यवस्था बोल रही है। इस बीच ये भी नहीं पता कि आने वाले टाइम में प्लॉट सर्कल रेट पे नहीं बिके, जैसे 2009 की प्लॉट स्कीम बाद हुए, बट भेड़ चल रही है, लोग चले जा रहे हैं। तो जनाब आपको ये बता दें, आप थोड़ा सा हमेशा वक्त को सैल्यूट करें। वक्त हमेशा बलवान होता है, और जिस तरीके का प्रोग्रेसिव तरीके से जेवर एयरपोर्ट का काम चल रहा है, आपसे एक निवेदन है, पर्सनली वहां जाए और वहां जाके देखे। टाटा कंपनी जो कि एक बेहतरीन कंपनी है, जिसको हमेशा कोई भी काम दिया गया है वो हमेशा एक बेहतरीन तरीके से और डेफिनाइट एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे अपना काम पूरा करती आई है, और समय के साथ अपना टारगेट अचीव करती आई है। और रही बात ज़्यूरिख इंटरनेशनल एजी जेवर एयरपोर्ट को बनाने वाली कंपनी, जो कि एक
बाहर की स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, जो कि स्विट्जरलैंड जो एक हम कहते हैं सपनों का देश, जहां पे हर एक इंसान घूमना चाहता है, हनीमून पे अक्सर वहां अपना वक्त बिताना चाहता है। तो ऐसी देश की कंपनी हमारे यूपी में, हमारे इंडिया में आकर, जो कि अब इंडिया एक आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। आप बात करें चाहे किसी भी चीज की, चाहे वो कोरोना काल की करें या किसी भी चीज की, जो भी मार्केट पिटी, जो भी कुछ रहा, सिर्फ कोरोना की वजह से रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोरोना ही है जो इसको मार पीट सकता है। और अब देखें जिस तरीके का सिनेरियो चलता आ रहा है और जिस तरीके का वैक्सीनेशन हमारी इंडिया की इतनी बेहतरीन तरीके से रही है, कोरोना अब किसी भी तरीके का फ्लू के अलावा कुछ नहीं रह गया है। चाहे हम कहीं भी भीड़ भाड़ की बात करें, चाहे वो दशहरा हो या कोई भी जगह हो जहां लोग इतनी ज्यादा हजारों या लाखों में इकट्ठा होते हैं, लेकिन फिर भी कोरोना अब इतना तेज रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब, जब आत्मनिर्भर वैक्सीनेशन हमारी इंडिया में बनाई जाती है और जितनी भी तरीके से हमारी हर इंडिया में बिजनेस कहें, हम किसी भी तरीके की स्ट्रेटेजीज करें, या हम कहें कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़ के अगर हम कपड़े की भी बात करें, तो हमारा सारा का सारा अब इंडिया में जिस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती जा रही है और जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज हमारी पब्लिक और हम जनरेशन या पुरानी जनरेशन की हम बात करें, अब वो भी धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं। तो जनाब रिसेशन की बात कहें तो इंडिया में मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल रिसेशन अगर आता भी है तो इतना असर इंडिया को खींच पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके की ये यूक्रेन का वार का इंपैक्ट, चाहे हम कहे पेट्रोल पे या हम कहे सीएनजी गैस पे, ये सारा का सारा असर सिर्फ वॉर की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें मार्केट की, तो जनाब मार्केट तो इधर की जानी ही है ऊपर। इसको आप अब इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये जेवर है और एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो आने वाले वक्त में किसी को भी ऊंचे स्तर पे एप्रिसिएशन के साथ ये लेके ही जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, इधर का एरिया अब एक वेल प्लान डिजाइनिंग के साथ चल रहा है। और कृपया करके इस तरीके का मैसेज लोगों को मिसगाइड ना करें, यही मेरी आपसे एक फाइनली निवेदन है। तो जनाब ये था मेरा वीडियो, आज का लेटेस्ट अपडेशन, लेटेस्ट कमेंट्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले, और इस वीडियो को जो नए आए हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यही हमारी मनोकामना है। आपका प्यार इसी तरीके से हमें मिलता रहे, बस इसी तरीके से आशीर्वाद आपका बनता रहे। मिलूंगा बहुत जल्द एक खास नई वीडियो के साथ। अब दीजिए इजाजत, गुड बाय, धन्यवाद।